हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बाज़ार के बारे में। एक और दिन दोस्तों जहां पर बाज़ार में आप कह सकते हैं फिर हाहाकार मचता हुआ देखने को मिला। मार्केट्स फिर हमको काफ़ी तेज़ी से आज के दिन फिसलते हुए देखने को मिले और हफ्ते का जो अंत हुआ वो भी आप कह सकते हैं कुछ खास अच्छा नहीं होता हुआ नज़र आया। लगातार दोस्तों हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, वो है मार्केट्स के अंदर दोस्तों कोई भी अगर बाइंग आती भी है तो वो टिक नहीं पाती है। और अगर हम जैसे कल बंद हुए तेज़ी में, आज अगर आप देखेंगे मार्केट्स ने वो तेज़ी तो खोई अपने आप, लेकिन और ज़्यादा गिरावट के साथ दोस्तों जो कारोबार है वो करता हुआ नज़र आया मार्केट्स। तो आप कह सकते हैं कि देखिए एक्सट्रीम पेसिमिज्म है अभी करंट मार्केट्स के अंदर। लगातार दोस्तों गिरावट पे गिरावट पे गिरावट आप कह सकते हैं अभी देख रहे हैं। तो इसके पीछे के कुछ कारण है जो दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे कि आज किस कारण बाजार में इस प्रकार का फॉल हमको आता हुआ देखने को मिला है और वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका अब हमको ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आपने आए हैं तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों निफ्टी से शुरुआत करते हैं। आज हुआ क्या है, निफ्टी 25,050 के नीचे, याद रखिएगा, निफ्टी आज बंद होता हुआ दिखा है 2548। 241 पॉइंट्स की गिरावट हमको देखने को मिली, लगभग 1%, याद रखिएगा, निफ्टी आज फॉल हुआ है। आज दोस्तों बाजार में इस तरीके का हाल था कि निफ्टी में 50 शेयर में से 13 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जो सिर्फ हरे में थे, बाकी 37 शेयर्स, याद रखिएगा, लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। गिरावट का हद, मतलब गिरावट का स्तर आप इस तरीके से देखेंगे कि बाजार बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ है। 25,025 का निफ्टी का आज का लो है और 25,048 पे अगर निफ्टी बंद हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ रिकवरी इन द मार्केट्स। बल्कि बाजार अगर अभी चल रहे होते तो हो सकता है कि 25,000 के भी नीचे लुढ़क जाते। एक अच्छी चीज़ आप कह सकते हैं कि बाजार 25,000 के नीचे बंद नहीं हुआ, अदरवाइज आज के दिन आप कह सकते हैं कुछ भी अच्छा होता हुआ देखने को नहीं मिला, जो लगातार हमको देखने को मिल ही रहा है, राइट। इसके अलावा पूरा ऐसा होल अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो आज आप नोटिस करेंगे 880 शेयर्स थे जो आज आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, 3,260 शेयर में लगभग, और 2300 शेयर्स, राइट, लगभग डिक्लाइन। मतलब आप समझिए कि 1:3 का रेशियो जो है वो मार्केट में लगभग आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है कि एक शेयर अगर बढ़ रहा है तो उसके सामने 3 शेयर आपको लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल पैनिक पैनिक पैनिक। इसके अलावा अगर आप निफ्टी के बाकी सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगभग 2% की गिरावट। बैंक निफ्टी जो लगातार ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा सहारा देगा, वो सहारा नहीं दे रहा है। ये भी याद रखिएगा, तेज़ी से नीचे आ रहा है। आज मोर देन निफ्टी गिरावट देखने को मिली है 1.23% के आसपास की। मिड कैप का तो हाल ही अपने आप में बेहाल है। इसके अलावा बाकी भी अगर आप देखेंगे, मिड कैप, 50, 100, स्मॉल कैप, राइट, हर जगह गिरावट है। तेज़ी का है, तेज़ी विक्स में है। अब 14.19 के लेवल पे आ चुका है जो 6% के आसपास ऊपर होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि लगातार दोस्तों विक्स में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बाजार गिरेगा तो विक्स बढ़ेगा, ये होता ही है। इसके अलावा अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करता हूँ तो कहीं भी दोस्तों आपको हरा निशान देखने को नहीं मिलेगा। आज सारे सेक्टोरल इंडाइसेस जो है वो दोस्तों लाल में कारोबार करते हुए नजर आए और सब में गिरावट का हाल ऑलमोस्ट दोस्तों ऐसा था कि बहुत ही कम, सिवाय आईटी के अगर देखेंगे तो सबसे कम आईटी गिरा है आज। बाकी सब 1% के आसपास आपको गिरते हुए देखने को मिले। कई कई जगह तो 2% का भी आंकड़ा है, जिसमें पीएसयू बैंक आप देखिए 2% से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया है। रियल्टी में तो अपने आप में कोहराम मचा हुआ है, 3% से ज़्यादा का याद रखिएगा गिरावट आपको रियल्टी में देखने को मिला है। तो ये बात ध्यान रखिए, इस तरीके से गिरावट जो है वो हमको लगातार देखने को मिल रही है। तो अब जैसे मैंने कहा कि ये जो गिरावट हुई इसके पीछे का कारण क्या है। अब देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब आपको बाजार खराब रहता हुआ नजर आएगा तो अगर थोड़ी सी भी खराब खबर निकल कर आएगी तो मार्केट उसको बहुत बड़ा मान लेता है, और ये एग्जैक्टली भी हमको देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा इवेंट तो क्या ही है अभी याद रखिए बाजार में, वो है दोस्तों लगातार ये जो ग्रीनलैंड के ऊपर खबरें आती रहती है, राइट। अब आपको पता ही है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि ग्रीनलैंड और यूएस के बीच में, या फिर ओवरऑल नेटो और यूएस के बीच में एक तरीके से एक फ्रेमवर्क जो है वो सेट किया जाएगा, जिसमें यूरोप पहले जो डर रहा था कि ये हम पे अटैक कर देंगे, मतलब अमेरिका अटैक कर देगा, वैसा तो नहीं होगा। बट बताया जा रहा है कि दोस्तों अमेरिका जो है वो स्टिल कंट्रोल लेता हुआ नजर आएगा, किसका, ग्रीनलैंड का। अभी अपने आप में देखिए, कह सकते हैं ग्रीनलैंड और डेनमार्क की तरफ से स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिले। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क सोवरेनिटी रेड लाइन आफ्टर लेटेस्ट ट्रम्प रिमार्क्स। मतलब जो उन दोनों देशों की आप कह सकते हैं सोवरेनिटी है उसके ऊपर लगातार हमला जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो सोवरेनिटी है ऑफ आर्कटिक आइलैंड, ये अब रेड लाइन पे आ चुकी है। मतलब आप कह सकते हैं कि उस लाइन पर आ चुकी है जिस पे आप
मतलब आप कह सकते हैं कि ये सीमा पार हुई तो ये अपने आप में अच्छा नहीं होगा, तो यही बात है। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तो पूरा एक्सेस ले लिया इस टेरिटरी का। तो इसमें जो ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर है वो तो कहते हैं भैया हमको तो बताया ही नहीं कुछ भी, हमारे देश की बात हो रही है और हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या क्या करने वाले हैं, कौन सा फ्रेमवर्क है जो बेसिकली निकाल कर लाएंगे। तो आई थिंक बाजार इसको लेकर थोड़ा सा चिंतित है। अब इस पर दोस्तों एलन मस्क ने भी आप कह सकते हैं एक डिग ले लिया, मतलब ओवरऑल एलन मस्क ने भी आप कह सकते हैं ट्रोल कर दिया ट्रंप को। जी हाँ, अब एलन मस्क भी आपको पता ही है ज़्यादा बनती नहीं है उनकी भी अब आजकल ट्रंप से। पूरी कोशिश तो दोस्तों इन्होंने कर दी थी कि मैं ट्रंप को किस किस तरीके से ऑफिस में लेकर आया, बिल्कुल उसमें सही भी साबित हो गए और जिता भी दिया, राइट, अपने आप में पैसा भी खूब लगाया। लेकिन जब से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इनके जो विचार है उसके खिलाफ जाते हुए देखने को मिल रहे, तो मस्क भी याद रखिएगा पहले तो कह रहे थे कि नई पार्टी खोल लूँगा, ये कर लूँगा, बाद में वापस से देखे ट्रंप ने उनको थोड़ा सा सीधा कर दिया। लेकिन अभी भी कल देखिए डावोस में उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है वो पीस की बात कर रहा है या फिर पीस की बात कर रहा है, मतलब हिस्से की बात कर रहा है या फिर शांति की बात कर रहा है, ये उनको भी नहीं पता। कि लिटिल बिट पीस ऑफ वेनेजुला, लिटिल बिट पीस ऑफ ग्रीनलैंड, मतलब अपने आप में आप कह सकते हैं कि मजाक उड़ाते हुए नजर आए किसका, ये ओवरऑल याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का। तो यही है दोस्तों कि आप कह सकते हैं कि जब से ये ऑयल की बात करना शुरू कर दिया कि हम तो तेल निकालेंगे, ग्रीन एनर्जी तो अपने आप में फालतू है। अब हम याद रखिएगा एलन मस्क का तो पूरा एम्पायर ही ईवीज़ पे आपको बनता हुआ देखने को मिला है। तो अगर ये ऑयल को और प्रमोट करते हुए नजर आएंगे तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर एलन मस्क क्लियरली। तो वही अपने आप में आप कह सकते हैं कि पॉइंट बना हुआ है। अभी तक कह सकते हैं ट्रंप ने तो इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन दोनों के बीच में खींचतान आपको साफ साफ देखने को पहले भी मिली है और हो सकता है कि ट्रंप जवाब दे दे, बिकॉज ट्रंप ऐसा, ये बात क्लियर है कि किसी का रखते नहीं है। अगर किसी ने उनको कुछ बोल दिया तो वो रिप्लाई ज़रूर देते हैं। जैसे कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने याद रखिएगा कह दिया है कि भैया तुम हमारे अब बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल मत हो। उन्होंने ऑलरेडी उनका जो पहले इन्विटेशन दिया था उसको विड्रॉ कर लिया। तो अब समझिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के आदमी है कि अगर उनको लगता है कि आदमी मेरे खिलाफ है तो उसके खिलाफ वो ऑल आउट जाते हुए नजर आते हैं। तो अगर ये बात ऑब्वियस सी बातें सुनी होगी ट्रंप ने, तो अब इनके खिलाफ क्या कहते हैं अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। बट जैसा मैंने कहा वो ये कि अनसर्टेनिटी जो है वो बाजार को पसंद नहीं आती है। अब अपने आप में देखिए हमको लग रहा था कि चलिए इनसे डील नहीं हो रही है तो कम से कम ईयू से तो डील होती हुई नजर आएगी, बिल्कुल होगी भी सही। लेकिन अब इस पर भी एक और नई खबर निकल कर आ गई और ये अभी आप कह सकते हैं बाजार के लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं है। खबर क्या है कि जो जीएसपी सस्पेंशन है याद रखिएगा वो ईयू ने कर दिया है और इससे होगा क्या, लगभग $66 बिलियन का नुकसान जो है वो याद रखिएगा इंडिया के एक्सपोर्टर्स को झेलना पड़ेगा बिफोर द एफटीए रिलीफ, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिलीफ। अब हुआ क्या है, तो हुआ दोस्तों ये है कि $66 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द ईयू जो है, अब होगा क्या इनको हाई टैरिफ जो है वो देना पड़ेगा इस मंथ की शुरुआत से। और जो जीएसपी बेनिफिट था वो सस्पेंड किया गया है फॉर 87% ऑफ द इंडियन गुड्स अंटिल एफटीए इज इम्प्लीमेंटेड। मतलब 87% जो गुड्स जाते हैं इंडिया से उन सब पे याद रखिएगा वो जो बेनिफिट था उसको हटा दिया गया है। और इससे होगा क्या, अब इनको और टैरिफ देना पड़ेगा। मोस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स तो ईयू विल पे फुल MFN टैरिफ्स फॉर एटलीस्ट अ ईयर। मतलब अगर दोस्तों मान लेते हैं कि 26 तारीख को हमारी डील हो भी जाती है, तब भी ये बात ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि ये जो डील है ये हाथों हाथ हो जाएगी कि 26 जनवरी को दोस्तों रिपब्लिक डे के दिन डील होती है साइन और 27 जनवरी से वो लागू नहीं। ये बात ध्यान रखिए, ईयू अपने आप में कोई एक देश नहीं है, बहुत सारे देशों को मिलकर आप कह सकते हैं एक ओवरऑल यूनियन बना है, राइट। तो हर वहाँ पे भी याद रखिए जो जितने भी देश होते हैं उनके हर संसद से उस बिल को पास करवाना पड़ता है और बहुत बार देखिए हो सकता है कोई देश अड़ंगा लगा दे तो फिर वो बिल अपने आप में अटक जाता है। ऐसे ही दोस्तों जो मर्कसिर देश है, मतलब याद रखिएगा जो अमेरिका के आसपास वाले देश हैं उनसे भी इन्होंने डील किया, फिर एक देश ने उसको अटका दिया, तो वो डील अभी तक अपने आप में अनिश्चित काल के लिए बैठी हुई है। तो प्रॉब्लम यही है कि ऐसा भी नहीं कि अगर इंडिया ईयू का जो डील हो जाता है तो वो हाथों हाथ इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसको इंप्लीमेंट होने में समय लगेगा। लेकिन उससे पहले ये जो हायर टैरिफ की बात है ये भी आई थिंक मार्केट्स को थोड़ा सा पसंद आता हुआ देखने को नहीं मिला है। मतलब ये जीएसपी मतलब जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, राइट, और ये 87% ऑफ इंडियन गुड्स को अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। ये आई थिंक एक और नेगेटिव पॉइंट है जो आता हुआ देखने को मिला है। बाकी जैसे मैंने कहा याद रखिए कल यानी 26 जनवरी को मतलब 26 जनवरी को कल नहीं 26 जनवरी यानी मंडे को याद रखिएगा जो इंडिया और ईयू की ट्रेड डील है वो होती हुई नजर आएगी, जिसको ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा है कि इट विल बी मदर ऑफ ऑल डील्स। मतलब अपने आप में बहुत बड़ी डील होती हुई नजर आएगी बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। सो लेट्स सी होता क्या, इससे कितना फ़ायदा होता हुआ नजर आता है। बट अभी तक बाजार का इस पर कोई खास रिएक्शन तो आता हुआ दिखा नहीं है, देखते हैं डील में क्या क्या निकल कर आता है। लेकिन ये अपने आप में जो खबर निकल कर आई है जीएसपी वाली वो थोड़ा सा नेगेटिव डेफिनेटली पॉइंट था और हो सकता है इसके कारण बाजार गिरा। लेकिन आज एक और नेगेटिव इवेंट हो गया किस पे, अडानी ग्रुप पे। आज के दिन दोस्तों अडानी ग्रुप के शेयर्स में आप देखिए त्राहिमाम मच गया, 1.4 लाख करोड़ जो है वो आज कह सकते हैं साफ हो गए।
15% तक दोस्तों शेयर गिरते हुए नजर आए। अब हुआ क्या है यहाँ पर, यह अपने आप में एक और कह सकते हैं अडानी ग्रुप के लिए जनवरी का महीना कभी अच्छा रहता हुआ नजर नहीं आता है। अब हुआ क्या है दोस्तों, अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे खबर ये निकल कर आ रही है कि जो यूएस की SEC है, यानी जैसे भारत में सेबी होता है यूएस में SEC होता है, इन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी है कि अभी डायरेक्टली जो है वो समन कर सके गौतम अडानी और सागर अडानी को। याद रखिएगा इनके ऊपर एक केस चल रहा है यूएस के अंदर जिसमें ब्राइबरी के चार्जेस जो है वो लगाए गए अडानी ग्रुप पे। अब बताया जा रहा है कि जो पहले समन्स भेजे गए थे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और वो समन्स जा भी नहीं पा रहे हैं अडानी ग्रुप के पास। तो अब दोस्तों खबर आ रही है कि जो SEC है वो चाह रही है कि डायरेक्ट इन दोनों को ही मेल किया जाए, यानी गौतम अडानी और सागर अडानी को, और फिर इनसे जवाब मांगा जाए। तो आई थिंक मार्केट्स इस पर बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया। जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आएगी तो मार्केट आप समझिए कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देगा। तो एक्जैक्टली आज आपको रिएक्शन देखने को मिला, इस पर हमें आज एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा, वो सब हम चीज़ें समझेंगे। लेकिन हाँ, ये भी अपने आप में कह सकते हैं कि बाजार के लिए ख़राब हो गया। इसके अलावा जो और नेगेटिव हो रहा है दोस्तों वो क्या है, वो है रुपया। लगातार दोस्तों रुपया जो है वो आपको फिसलता हुआ देखने को मिल रहा है और आज तो 91.95 का लेवल जो है वो भारतीय रुपये ने टच कर दिया वर्सेस US डॉलर। लगातार दोस्तों रुपये का कमज़ोर होना वर्स्ट एशियन करेंसी बन चुकी है। अभी इक्विटी मार्केट्स भी हमारे वर्स्ट ही चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज ये बात ध्यान रखिए, सारे जो एशिया के हमारे पीयर्स है वो सब हरे निशान में बंद हुए। हमारा ही देश है जो लगातार दोस्तों गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं। लगातार हमारे देश का करेंसी गिरता हुआ नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ US डॉलर। ये भी अपने आप में नेगेटिव बात है। और आप समझ ही ना कि FIIs क्यों पैसा निकाल रहे हैं। लगातार ये जो FII की सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, 36,590 करोड़ की जो सेलिंग हुई है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है रुपये का गिरना। एक बात ध्यान रखिए, अगर हमारी 8% की इकोनॉमी की ग्रोथ है, राइट, और ये लगातार रुपया जो है वो 7-8% गिर रहा है, राइट, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लगातार दोस्तों हम रुपये में जो फॉल देख रहे हैं उससे जो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लेकर चलते हैं, क्या वो अचीव हो पाएगा? क्योंकि लगातार दोस्तों वो दूर जाता जाएगा, लगातार रुपया अगर इतना कमज़ोर होता रहेगा। और बात क्या है कि FIIs को तो पैसा कमाना है, राइट, और पैसा कमाना है तो उनको तो एटलीस्ट चाहते हैं कि 10 से 12% तो कम से कम बने, वो तो चाहेंगे ही। अब अगर उनको दोस्तों पैसा बनाना है तो पहले तो 7% उनको कवर करना पड़ेगा रुपये के अंदर, राइट, करेंसी के अंदर जो उनको डिप्रीशिएट हो रही है उसका पहले तो 7% एक्स्ट्रा कमाएं, फिर टैक्स उन पर आप लगाते हैं, रिटर्न बन नहीं रहे, इसलिए दोस्तों लगातार जो है वो FII का पैसा निकलता जा रहा है। तो आई थिंक इसको लेकर भी अपने आप में चिंताएं हैं। अब काफ़ी देखिए ऐसा लोग बोलते हैं कि भैया रुपये गिरना भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव भी होता है लेकिन नेगेटिव भी तो है। और नेगेटिव सबसे बड़ा तो यही है कि लगातार दोस्तों FII FDI का पैसा भारत में नहीं आ पा रहा है। तो इसको लेकर क्या किया जा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। और आई थिंक इसके ऊपर तो सरकार को भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। रुपया इस प्रकार से जो नीचे जा रहा है, पहले तो देखिए बताया गया कि RBI बचाएगी, पहले RBI ने बचाने की कोशिश भी की, बट वापस से आप देखिए रुपया वही लेवल पर आ गया, नया लो बना दिया आज। तो प्रॉब्लम क्या है कि देखिए रुपये का जो गिरावट है ये संभल नहीं पा रही है, लगातार रुपया गिरता जा रहा है। जहाँ डॉलर इंडेक्स अपने आप में कमज़ोर हो रहा है, दूसरे देशों की जो करेंसी है वो मजबूत हो रही है, हमारी करेंसी का उल्टा चाल जो है वो लगातार हमको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग बोलते हैं भैया एक्सपोर्ट में तो फ़ायदा ही है, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि करेंसी का डिप्रिसिएट एक सही लाइन में होना चलता है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो लगातार करेंसी का आप कह सकते हैं डी वैल्यू होना, ये लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है और थोड़ी सी फास्ट पेस में चल रहा है, राइट। एकाएक जब गिरता है तो प्रॉब्लम है, वो आई थिंक प्रॉब्लम को अभी तक एड्रेस नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी अपने आप में थोड़ी सी नेगेटिव बात है। बाकी देखिए, अब उम्मीद किससे, उम्मीद तो बजट से ही, ऑब्वियस सी बात है। बजट अपने आप में क्या थोड़ा सा हमारे लिए खुशखबरी लेकर आएगा, ये आप कह सकते हैं कि लगातार दोस्तों बाजार गिर रहा है बजट से पहले, तो बाजार को कोई इसका मतलब क्लियर है, एक्सपेक्टेशन नहीं है बजट से कि बजट में कुछ अच्छा निकल कर आएगा। अगर सरकार ने दोस्तों कुछ भी अच्छा दे दिया तो मार्केट्स आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट। तो आई थिंक वो अपने आप में पॉजिटिव बात है कि बाजार याद रखिएगा उस पर ज़रूर रिएक्शन देता हुआ नजर आ जाएगा। अब खबरें क्या आ रही है, खबरें दोस्तों कुछ आती हुई देखने को मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर सरकार कुछ चेंजेस करती हुई नजर आ सकती है, जिसमें माना जा रहा है कि स्मॉल चेंजेस होगा रैदर देन अ फुल ओवरऑल। यहाँ पर हो कह सकता है कि जो वाइडनिंग है लोअर टैक्स स्लैब्स को, इसको बढ़ाया जा सकता है और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 से 1 लाख के आसपास किया जा सकता है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो 12 लाख से 20 लाख के बीच में कमा रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। LTCG में दोस्तों एक एक्सेप्शन हो सकता है कि पहले आपको पता है अभी आप 1.25 लाख तक कमाते तो उस पर कोई LTCG देने की जरूरत नहीं है। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख किया जा सकता है। जो टैक्स रेट है उसको तो 12.5% ही रखा जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल लिमिट है हो सकता है कि उसको 2 लाख तक बढ़ा दिया जाए। तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव बात ही है। सरकार चाहती नहीं कि वो रेट गिराए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए अगर सरकार रेट गिराएगी तो इससे ये मैसेज उनके लिए जाएगा कि अगर बाजार बढ़ेगा तो हम रेट बढ़ा देंगे, बाजार गिरेगा तो हम रेट घटा देंगे। तो फिर पॉलिसी पैरालिसिस इसको बोलते हैं कि आप पॉलिसी बदल तब रहे हैं जब आपको लगता है कि अरे तो शेयर बाजार गिर गया, मतलब भी क्या बढ़ाने का, राइट। एक कंसिस्टेंट होनी चाहिए पॉलिसी। तीसरी बात क्या है, डिडक्शन होता हुआ नजर आ सकता है अंडर सेक्शन 80C।
ईएमआईसी, राइट, होम लोन बेनिफिट सरकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुश्किल है देना, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हायर हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन दिया जा सकता है, तो वहाँ पर जो सेक्शन 80D है वो पॉसिबली हो सकता है यूज़। इसके अलावा न्यू टैक्स रेजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम तो होता हुआ नजर आएगा ही। तो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। आई थिंक जैसे मैंने कहा बजट से अब ये बात ध्यान रखिए, बिल्कुल हम नज़दीक है, लेकिन बाजार में आप बजट का कुछ सुखबुगाहट सुनते ही नहीं है। रीज़न बीइंग कि बाजार को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, राइट। तो अपने आप में अभी इस तरीके का पेसिमिज्म है मार्केट के अंदर, बट आई थिंक वही समय आता है जब दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो जाता है। तो धीरे धीरे करके दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, एक्यूमुलेट करने का समय है। जब बाजार में आप समझिए चौतरफा आपको नेगेटिविटी दिख रही है, वही सबसे बेस्ट टाइम है। अब ये कह पाना मुश्किल है कि देखिए बाजार यहाँ से 25,000 के नीचे और कितना जाएगा, कि मार्केट यहाँ से 24,000 का लेवल टच करेगा, क्या 24,500 का लेवल टच करेगा, ये कह पाना अपने आप में मुश्किल हो सकता है कि दोस्तों यहाँ से 4-5% बाजार और गिरे। बट द पॉइंट इज कि डेफिनेटली अक्यूमुलेशन जोन जो है वो अब आपको आता हुआ दिखेगा। आपको खुद को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे शेयर्स जो बेहतर है। तो आई थिंक वो आप नज़र रखिए, उसके ऊपर आप नज़र रखिए। इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।